देखिए, आज जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो वक्त क्या था। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, हर देश में इकोनॉमिक सिस्टम प्रेशर में है, लेकिन भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है। और यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की 10 साल की सोच है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी आज, इसकी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब क्या चैलेंज रखा उन्होंने निर्मला सीतारमण के सामने? उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को स्पीड देने का। बहुत से लोगों को आज का बजट समझ नहीं आया, क्योंकि वो स्पीड को नहीं समझ सकते, नरेंद्र मोदी की सोच को नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री के बजट को ये कहा कि ये सिर्फ 5% लोगों के लिए है, 95% लोगों को तो समझ में नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में SC, ST और OBC के लिए कुछ नहीं है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री की स्पीच में बंगाल का नाम ही नहीं आया। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट बेकार है। असल में बजट को क्रिटिसाइज करने का यह परंपरागत तरीका है, और सरकार का दावा है कि यह बजट ट्रेडिशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है। आपको याद होगा, पहले जब बजट आता था तो बात होती टैक्स के स्लैब्स की, कितना टैक्स बढ़ा, किसको कितना मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस राज्य को क्या मिला, कौन कौन सी ट्रेन चलेगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा एलोकेट हो जाएगा। इनसे यह तय होता था कि कौन मंत्री कितना इंपॉर्टेंट है, कौन राज्य कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला। आज का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लूप्रिंट है। सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है। हथियार और फाइटर जेट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है। सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है। रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तैयार करना चाहती है। AI डेटा सेंटर में भारत का डोमिनेशन चाहती है। ट्रंप के टैरिफ के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। अब भारत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़े, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरुस्त हो, हमारे माल की क्वालिटी सुनिश्चित हो। इन सारी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इसीलिए आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें डिफेंस के अलावा रेल, सड़क और वाटरवेज समेत ट्रांसपोर्ट के सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब बनाने, रेयर अर्थ मटेरियल हब, टेक्सटाइल हब और हर शहर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। सरकार का दावा है कि आज का बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के संकल्प का सबूत है। इसमें गांव, गरीब, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर बजट इतना रिफॉर्म ओरिएंटेड है, इतना अच्छा है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट क्यों आई? सोने चांदी की कीमतें गिर क्यों गई? इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज के बजट की बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं, और यह भी आपको बताऊंगा कि इन बातों के पीछे सरकार की सोच क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरादा क्या है, नीयत क्या है। इस बजट की सबसे बड़ी बात है सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर खास फोकस है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें 5 कॉरिडोर महाराष्ट्र से लेकर साउथ इंडिया के बीच होंगे, जबकि 2 नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा 20 नए वाटरवेज बनेंगे। जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी, पटना और गुवाहाटी में हब बनेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 राज्यों में स्पेशल हब बनेंगे। इससे चीन और अमेरिका पर रेयर अर्थ मेटल्स की डिपेंडेंस कम होगी। आपको याद होगा कि थोड़ी दिन पहले चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी थी, जिससे हमारी सेमीकंडक्टर बनाने की योजनाएं रुक गई थी।
इसलिए अब सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में बहुत कदम उठाए हैं। छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब 12 लाख करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है। शहरों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। सरकार योग और आयुर्वेदिक के इलाज को बढ़ावा देगी। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 नए मेडिकल हब बनेंगे। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ऑरेंज इकोनॉमी में ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसी सर्विसेज आती हैं, इनके लिए खास काम किया जाएगा। और बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस है। रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाली लड़कियों के लिए देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। लखपति दीदी मॉडल की तर्ज पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ही चलाएंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स ट्रेन किए जाएंगे। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ट्रैकिंग और हाइकिंग रूट्स डेवलप किए जाएंगे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का बजट भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और देश के हर नागरिक की जरूरतों को पूरा करने वाला ऐतिहासिक बजट है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। आज के बजट की एक और खास बात है कि डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा फंड मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिन चुनौतियों का सामना किया, जिन कमियों को फेस किया, उनको दूर करने के लिए रक्षा बजट में 15% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है। डिफेंस बजट को करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मॉडर्नाइजेशन और नए हथियारों के विकास पर खर्च होगा। अब हथियारों के मामले में विदेशों पर डिपेंडेंस कम करके लेटेस्ट वेपन अपने देश में बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विदेशों से जो हथियारों की सप्लाई आती है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। डिफेंस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एयरफोर्स पर खर्च होगा। सेना को आधुनिक बनाने के लिए बजट में 24% की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए 1,85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट में डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार
देश की सुरक्षा और सेनाओं को मजबूत करने को लेकर कितनी गंभीर है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। आज का जमाना ऐसा है कि किसी एक सेक्टर को आइसोलेशन में डेवलप नहीं किया जा सकता। डिफेंस को मजबूत करना है, नए नए हथियार, लेजर गाइडेड मिसाइल्स या फाइटर जेट्स बनाने हैं तो रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत होती है। रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट में, कंप्यूटर्स में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, स्मार्टफोन्स में, हर जगह होता है। हमारे देश में रेयर अर्थ मेटल्स का भरपूर भंडार है, लेकिन इसके प्रोडक्शन, प्योरिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो 1-1.5% यूज़ कर पाते हैं। हम रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन की जब मर्जी होती है रेयर अर्थ मेटल्स देता है, जब चाहता है सप्लाई रोक देता है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए अब सरकार ने रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन पर फोकस किया है। निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ मेटल्स के 4 कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं। यहां रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे। इन कॉरिडोर्स में रिसर्च और माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरा काम होगा। अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तो हमारी सप्लाई चेन दुरुस्त हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलेगी। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। पिछले 1 साल में ट्रंप के टैरिफ ने जिस तरह के चैलेंजेस पैदा किए, उसका असर आज के बजट पर दिखाई दिया। ये सही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड पर जो टैरिफ लगा उससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टेंशन बढ़ी। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकत देने, एमएसएमईज को मजबूत करने की कोशिश दिखाई दी। चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है क्योंकि चीन पर भारत की डिपेंडेंस है, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल के लिए, मशीनरी के लिए। इसीलिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्लान बनाया गया है। भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, पर इसमें से 1-1.5% ही एक्सट्रैक्ट हो पाता है। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर बड़ी ताकत बना हुआ है। पिछले साल भर में अमेरिका और चीन के कारण जो प्रॉब्लम्स एम्प्लीफाई हुई, उनका इलाज करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। एआई डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, क्रिएटिव लैब्स ऐसे सेक्टर हैं जिन पर जोर देना जरूरी है। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो भारत की ताकत हैं, जैसे बायोपावर, जिसमें वैक्सीन और जेनरिक दवाएं शामिल हैं। इनको भी और मजबूत करने की जरूरत है, तभी अमेरिका और चीन से मिलने वाले चैलेंज का मुकाबला किया जा सकेगा। इन देशों पर भारत की डिपेंडेंस को कम किया जा सकेगा।
इसका रास्ता इस बजट में खोला गया है। हालांकि ये काम 30-40 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।